अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ज़्यादा सिंपल सा ये टॉपिक है, बहुत इजी है, लेकिन बेटा ये बड़ा अहम है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने इससे नेक्स्ट टॉपिक करने हैं तो बेटा इसका अंडरस्टैंडिंग लाजमी है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ्लक्स की बात करता हूं कि व्हाट इज मीन बाय फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या है? बेटा फ्लक्स वो क्या है? लैटिन वर्ड है, लातीनी जबान का लफ्ज है, जिसके मीनिंग है टू फ्लो या टू पास। मतलब किसी चीज का जो क्या है, कहीं से पास करना, गुजरना, इसको जो क्या है हम लोग फ्लक्स का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज करें कि ये आपके पास जो क्या है वाटर फ्लो कर रहा है, यहां पे कोई हम करते क्या है, एक नेट प्लेस कर देते हैं। बेटा जितना पानी इस नेट में से पास करके जाएगा ना, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? वाटर फ्लक्स का नाम देंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं ये हाईलाइट करता हूं, ये वाला वाटर जो क्या है ये फ्लो कर रहा है किसमें से? इस नेट में से पास कर रहा है। ये वाला, ये बेटा जो मैंने इसको हाईलाइट किया, इससे ऊपर कितना कर रहा है, नीचे कितना कर रहा है, इससे कंसर्न नहीं है। बेटा जितना वाटर इस नेट में से पास करके जा रहा है ना, ये वाला इतना, इसको बेटा हम क्या नाम देते हैं? वाटर फ्लक्स का नाम दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड वाटर फ्लक्स। अगर बिफर्स यहां पे जब क्या है कोई एक विंडो हो और यहां से एयर पास कर रही हो, तो बेटा जितनी एयर इस विंडो में से पास करके जाएगी ना, उसको बच्चों हम लोग क्या नाम दे देंगे? एयर फ्लक्स का नाम दे देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट बात करते हैं। लेट्स सपोज करेंगे ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होती है? बेटा आपने इससे पहले फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। फील्ड क्या चीज होती है? किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में वो रीजन जहां तक वो अदर चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, उस रीजन को, उस बाउंड्री को हम लोग क्या नाम देते हैं? फील्ड का नाम देते हैं। और बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। किसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। एग्जांपल के तौर पे ये देखें, ये आपके पास जो क्या है, फर्स्ट करें एक चार्ज है और ये इसने जो क्या है फील्ड जनरेट की हुई है। मतलब जहां तक वो अदर चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, इस रीजन को, इस बाउंड्री को बेटा हम क्या नाम देते हैं? फील्ड का नाम देते हैं। ठीक है। तो बेटा इस फील्ड की जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट करें यहां पे जो क्या है आपके पास, मैं कोई एक स्पेसिफिक एरिया प्लेस करता हूं। बेटा जितनी फील्ड लाइंस इस स्पेसिफिक एरिया में से पास करके जाएंगे ना, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? फ्लक्स का नाम देंगे। अब पास क्या चीज कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो इसको बच्चों हम लोग क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दे देंगे। ठीक है। अगर बेटा मैं करता क्या हूं, इसी शीट को यहां से मूव करवा के यहां पे ले आता हूं, मैंने इसका जो क्या है एरिया चेंज नहीं किया, शीट उतनी की उतनी है बेटा। अब यहां भी अगर आप नोट करें तो इसमें से कितनी लाइंस पास कर रही हैं? 1 2 3 4 एंड 5 लाइंस पास कर रही हैं। इसका मतलब है कि फ्लक्स कितना है यहां पे? 5 है। अब इसी शीट को बेटा मूव करवा के यहां पे लेके आ गए हैं, तो अब यहां पे अगर देखें तो इसमें से कितनी लाइंस पास कर रही हैं? 1 एंड 2 लाइंस पास कर रही हैं। इट मींस कि फ्लक्स की ये जो कितना है? 2 है। फ्लक्स होता क्या है? किसी स्पेसिफिक एरिया में से पास करने वाली फील्ड लाइंस की तादाद को हम लोग क्या करते हैं? फ्लक्स का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन बेटा ये सेम यही प्रेजेंट कर रही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। कौन सी बेटा? नंबर, तादाद किसकी? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया में से पास करने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो है phi e। E stands for electric flux is equal to E dot A के इक्वल होता है। बेटा ये जो phi है ये क्या है? आपके पास एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर है। और यहां पे E जब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और A बेटा क्या है? आपके पास वेक्टर एरिया है। ठीक है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको पता है, वेक्टर एरिया के बारे में नहीं पता। आप लोगों ने एरिया तो पढ़ा हुआ है, सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन व्हाट इज मीन बाय वेक्टर एरिया? बेटा वेक्टर एरिया के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि लेट्स सपोज करें कि आपके पास ये क्या है? आपके पास एक बुक है बेटा, ये इसकी जो क्या है लेंथ है, ये इसकी जो क्या है विड्थ है। लेंथ और विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वो क्या है? एरिया आता है। ये आपके पास वो क्या है? एरिया, और जिसको हम क्या नाम देते हैं? सरफेस एरिया का नाम देते हैं। अगर हम करते क्या है, इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? वेक्टर एरिया का नाम देते हैं। वेक्टर एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है
जिसकी मैग्नीट्यूड इस सरफेस के एरिया की इक्वल होती है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये इसकी बच्चों डेफिनेशन लिखी हुई है, यहां पे मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। वेक्टर एरिया क्या चीज होती है, द फिजिकल क्वांटिटी whose magnitude is equal to area of that surface, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, इस सरफेस के एरिया की इक्वल होती है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस है, मतलब सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपके पास क्या है, एक सरफेस बनी हुई है, ये इसकी जो क्या है लेंथ है, ये इसकी जो क्या है विड्थ है, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया। अब अगर हम करते क्या है, इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, ये इस सरफेस के ऊपर बेटा क्या किया है, नॉर्मल ड्रा किया। अब ये नॉर्मल जब क्या है, ये वेक्टर एरिया है, दिस इज द वेक्टर एरिया। बेटा इस वेक्टर एरिया की जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि लेंथ ऑफ वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, इस सरफेस के एरिया के इक्वल है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस होती है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास सरफेस इस तरह से पड़ी हुई है तो वेक्टर एरिया बच्चों किस तरह से होगा, सरफेस ऐसे पड़ी है तो वेक्टर एरिया नॉर्मल टू द सरफेस ये होगा। अगर बच्चों सरफेस आपके पास क्या है, कुछ इस तरह से पड़ी हुई है, ये देखिए जैसे मैंने बनाई हुई है, सरफेस इस तरह से पड़ी हुई है तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, नॉर्मल टू द सरफेस ये होगी, मतलब यहां पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू द सरफेस ये होगी। अगर मैं कहता हूं कि इस बोर्ड की वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, तो बेटा इस बोर्ड के वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू दैट सरफेस। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, मतलब हम करेंगे क्या, इसके ऊपर ये नॉर्मल ड्रा करेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर एरिया। ठीक है, और बच्चों ये जो इसकी लेंथ होती है वो किसको शो करती है, मैग्नीट्यूड को शो करती है, और मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, इस सरफेस के एरिया के इक्वल होती है। सपोज करें अगर मैं कहता हूं कि इसकी लेंथ जो क्या है 3 मीटर है और इसकी विड्थ जो क्या है 2 मीटर है, तो बेटा सरफेस एरिया कितना होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 6 मीटर स्क्वायर होगी। और सरफेस एरिया की अगर बात करें अकेले सरफेस एरिया की, तो बेटा सरफेस एरिया कितना है, वो 6 मीटर स्क्वायर है। बेटा उसके बाद हम जब क्या है, हमें पता है कि ए डॉट ए डॉट प्रोडक्ट है, अगर बेटा डॉट प्रोडक्ट को खत्म करते हैं तो आपके पास क्या आता है, ई ए कॉस थीटा आता है। क्योंकि ये चीज बच्चों आप लोगों ने जब क्या है फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर में बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो बेटा ये भी जब क्या है डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करें तो क्या आता है, ई ए कॉस थीटा आ जाएगा, मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब ये जो फ्लक्स है ये डिपेंड किस किस चीज के ऊपर करता है, अब इसके जिक्र करते हैं हम लोग। तो बेटा अगर इस फार्मूले से देखें तो फार्मूले जो क्या है, कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक सरफेस एरिया और एक जो क्या है थीटा ओरिएंटेशन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ फ्लक्स है, फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद क्या है, ए एरिया, सरफेस एरिया को डिपेंड करता है। उसके बाद बेटा क्या है, थीटा ओरिएंटेशन एंगल है बेटा, ये ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है। लेट्स सपोज करें कि ये आपके पास जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यहां पे आप लोग करते क्या है, एक सरफेस ड्रॉ करते हैं, ये बेटा एक सरफेस ड्रॉ की है, जितनी फील्ड लाइंस उस स्पेसिफिक एरिया में से पास करती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्लक्स का नाम। अब देखिए यहां पे कितनी लाइन पास कर रही है, 1 2 एंड 3 लाइंस पास कर रही हैं, तो इसका मतलब फ्लक्स कितना है, 3 है। अब डिपेंडेंस किसके ऊपर है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर बेटा हम करते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के इंक्रीज करने की वजह से होता क्या है, फील्ड लाइंस क्लोज आ जाती हैं। जहां पे फील्ड लाइंस एक दूसरे से जो क्या है अवे हो, एग्जांपल के तौर पे ये देखें, ये मार्कर जो क्या है इनको बेटा आप फील्ड लाइन समझने, अगर ये एक दूसरे से अवे हैं, दूर दूर है, इसका मतलब फील्ड जो क्या है वीक है। और अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो, जैसे ये मार्कर्स बेटा इस वक्त जब क्या एक दूसरे के
तकरीबन करीब हैं, तो फील्ड लाइंस वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। जहां पे फील्ड लाइंस अवे होती हैं वहां पे फील्ड क्या होती है, वीक होती है, और जहां पे फील्ड लाइंस क्या होती है, क्लोज होती है, वहां पे फील्ड जो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। अब अगर हम करते क्या हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बढ़ाने की वजह से होगा क्या, फील्ड लाइंस विल बिकम क्लोज टू ईच अदर। ये देखिए बच्चों, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया है, तो स्ट्रेंथ के इंक्रीज करने की वजह से फील्ड लाइंस क्या हुई हैं, क्लोज आ गई हैं। अब ये इसी सरफेस को मैं यहां पे भी प्लेस करता हूं, जितना एरिया इस सरफेस का था उतना ही एरिया इस सरफेस का है, ऑलमोस्ट वो क्या उतना ही मैंने ड्रॉ किया। अब यहां पे देखिए कितनी लाइन पास करनी थी, 1 2 एंड 3, फ्लक्स कितना था, 3 था। अब बेटा अगर हम यहां पे देखते हैं तो यहां पे इस स्पेसिफिक एरिया में से कितनी लाइन पास कर रही है, 1 2 3 4 एंड 5 लाइंस पास कर रही हैं। अगर 5 पास कर रही हैं इसका मतलब फ्लक्स कितना होगा, 5 होगा। अब आप देखिए पहले फ्लक्स कितना था, 3 था, अब फ्लक्स कितना हो गया, 5 हो गया। क्यों, शीट तो वही है, एरिया तो वही है, हमने किया क्या, हमने इंक्रीज किया। किसको इंक्रीज किया, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज किया। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की वजह से फील्ड लाइंस क्लोज आती हैं, और अगर बेटा फील्ड लाइंस क्लोज आती हैं तो उसमें से पास करने वाली लाइंस की तादाद क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब लाइंस की तादाद बढ़ती है इसका मतलब फ्लक्स वो क्या है, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट आपके पास है सरफेस एरिया। ये देखिए बेटा सरफेस एरिया के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, ये मैंने फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। लेट्स सपोज करें कि यहां पे जो क्या है, एक सरफेस है, अब हम करते क्या है, एक ऐसी सरफेस लेते हैं जिसका एरिया बढ़ा देते हैं। देखिए ये आपके पास अब क्या एक सरफेस है, इस स्पेसिफिक सरफेस में से पास करने वाली लाइनों की तादाद कितनी है, 1 2 3 एंड 4, 4 लाइंस पास कर रही हैं, इसका मतलब यहां पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर हम यहां पे बेटा नोट करें तो हमने किया क्या है, इस सरफेस का एरिया इंक्रीज कर दिया। तो बेटा एरिया के इंक्रीज करने की वजह से हुआ क्या, इस सरफेस में से पास करने वाली लाइनों की तादाद जो क्या है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब इसमें से कितनी लाइनें पास करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसका मतलब है फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, 9 है। इट मींस के बच्चों अगर हम करते क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, तो सरफेस एरिया के बढ़ने की वजह से उसमें से लाइनों पास करने वाली लाइनों की तादाद क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर लाइंस की तादाद बढ़ेगी इसका मतलब फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास है ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस। सरफेस की ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है फ्लक्स। बेटा किस तरह से डिपेंड करता है, ये मैंने फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई है। लेट्स सपोज करिए कि ये आपके पास ये जो मार्कर है ना, ये बेटा आपके पास जो क्या है, एक सरफेस है। देखें इस वक्त इसमें से जो क्या है, कितनी लाइनें पास कर रही हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइंस पास करी। अगर बेटा मैं करता क्या हूं, इस सरफेस को टिल्ट करता जाता हूं कुछ एंगल के ऊपर, जैसे जैसे बेटा मैं टिल्ट करता जाता हूं इसमें से पास करने वाली लाइनों की तादाद है वो क्या है, कम होती जा रही है। इसका मतलब फ्लक्स क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो बच्चों फ्लक्स वो क्या है, डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, किसी सरफेस की ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। सपोज करें ये आपके पास वो क्या है, कोई एक सरफेस है। अब अच्छा मैंने किया क्या है, इस सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइन कर लिया है किसी एंगल के ऊपर, देखें इंक्लाइन किया है, तो इसमें से पास करने वाली फील्ड लाइंस की तादाद जब क्या है, चेंज होगी। पहले कितनी लाइन पास करी थी, इसमें से जो रेड वाली है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसको किया क्या है, टिल्ट किया है थ्रू सम एंगल। बेटा कुछ एंगल के ऊपर टिल्ट किया तो इसमें से पास करने वाली लाइनों की तादाद जो क्या होगी है, चेंज होगी। अब कितनी लाइन पास करी, 1 2 3 4 5 एंड 6 कर रहे हैं। अगर बच्चों मैं करता क्या हूं, इसको थोड़ा सा और टिल्ट कर देता हूं, और टिल्ट कर दिया इसको, मतलब इसकी ओरिएंटेशन को हम कर क्या रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कितनी लाइन पास करी, 1 2 3 3 लाइन पास कर रही है। इसका मतलब है कि फ्लक्स आपका जो क्या है, डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम सरफेस की ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो ओरिएंटेशन के चेंज करने की वजह से उसमें से पास करने वाली लाइनों की तादाद भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। एग्जांपल के तौर पे ये देखिए मेरे पास एक सरफेस है। बेटा इस वक्त इस सरफेस में से जो क्या है, ये लाइनें पास करी हैं। जैसे जैसे इस सरफेस को मैं इस तरह से मूव करवाता जाऊंगा, मतलब चेंज करता जाऊंगा,
ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन को, इसमें से पास करने वाली लाइनों की तादाद भी क्या है, चेंज होती जाएगी। अगर लाइनों की तादाद चेंज होगी इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, देखिए हमने बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक एरिया में से पास करने वाली लाइनों की तादाद, बेटा किसी स्पेसिफिक एरिया में से पास करने वाली लाइनों की तादाद की बात कर रहे हैं हम, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, किसी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। तो बेटा ये आपके पास अब क्या है कि एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक एरिया में से गुजरने वाली लाइनों की तादाद। ठीक है बेटा, हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं, कितनी लाइनें पास कर रही है, इट मींस कि ये आपके पास वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद बच्चों इसका यूनिट जो क्या है, यूनिट क्या है, अब आप देखिए आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा है, phi इज इक्वल टू EA। अब E जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो क्या है, E इज इक्वल टू F ओवर Q। और बेटा F फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। इट मींस कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो क्या है, वो ये है, न्यूटन पर कूलम। और एरिया का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर। इट मींस कि इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, पर कूलम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा इसके डिफरेंट केसेस को स्टडी करते हैं। डिफरेंट केसेस कौन कौन सी हैं, फर्स्ट केस है सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बच्चों हम लोग करते क्या है, सरफेस लेते हैं और उस सरफेस को करते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं। ये बच्चों आपके पास वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से। ठीक है, हम यहां पे एक सरफेस रखते हैं। अब देखिए सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं और सरफेस जब क्या है, ऐसे पड़ी है। इट मींस कि सरफेस जब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। सपोज करें बच्चों ये जो क्या है, ये मार्कर्स आपके सपोज कर लें जी, शो कर रहे हैं, किस चीज को शो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये सरफेस इस तरह से पड़ी हुई है। अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है। इट मींस कि सरफेस जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। ठीक है, अगर बच्चों ये सरफेस कुछ इस तरह से पड़ी हुई हो, परपेंडिकुलर पड़ी हुई हो, ये सरफेस इस तरह से पड़ी हुई है, परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। अब वेक्टर एरिया क्या होता है, वेक्टर एरिया इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ये वेक्टर एरिया है, ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर आप नोट करें तो बेटा वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी जो क्या है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। और अगर बच्चों दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल हैं, तो एंगल कितना होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है, phi E इज इक्वल टू E डॉट A, ये आ जाएगा EA cos थीटा। और बेटा यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब थीटा यहां पे 0 किस वजह से है, क्योंकि अगर आप नोट करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन जो क्या है, सेम है और वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और अगर बेटा पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन हो, तो एंगल कितना होता है, 0। और cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इट मींस कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो वो क्या आ जाएगी, E A के इक्वल आ जाएगी। और ये बच्चों आपके पास वो क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है। मतलब फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब आप करते क्या है, सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं, सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बच्चों सरफेस अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल पड़ी हुई है, एग्जांपल के तौर पे ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और सरफेस भी इसी तरह से पड़ी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस दोनों जो क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये सरफेस है, दोनों किस तरह से पड़ी हुई है बेटा, पैरेलल पड़ी हुई है। ठीक है, ये देखिए ये सरफेस, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है और ये सरफेस को शो कर रहा है। ये दोनों जो क्या हैं, इस तरह से हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो सरफेस है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल पड़ी हुई है, कुछ इस तरह से पड़ी हुई है। ठीक है, अगर बच्चों इस तरह से पड़ी हुई है, इस तरह से पैरेलल पड़ी। वेक्टर एरिया क्या होता है, वेक्टर एरिया इज ऑलवेज नॉर्मल टू द
सरफेस होता है, ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी, और ये बच्चों किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्योंकि बच्चों अगर हम लोग देखें, ये सरफेस रखी हुई है आपके पास, और वेक्टर एरिया क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ठीक है बेटा, ये सरफेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, वेक्टर एरिया क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो बेटा वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ बन रही है, ऊपर की तरफ बन रही है, और बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है, इस तरफ है। तो दोनों देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों क्या बन रहे हैं, परपेंडिकुलर बन रहे हैं। और अगर बच्चों परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब है कि आपके पास एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। ई डॉट ए, ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, और बच्चों ये क्या होगा जी, कॉस थीटा कितना है, 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब आपके पास फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, कब, जब बेटा आपका सरफेस है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल पड़ा हो। जब परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जब पैरेलल होगा तो फ्लक्स की वैल्यू जो क्या होगी, 0 होगी। अब बेटा नेक्स्ट केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 बेटा वो केस है जिसमें सरफेस है वो क्या है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो और ना ही जो वो क्या है, परपेंडिकुलर हो। देखें ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये बच्चों आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। ठीक है, अगर तो बच्चों सरफेस इस तरह से पड़ी है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर सरफेस इस तरह से पड़ी है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो क्या है, पैरेलल है। अगर ना परपेंडिकुलर हो ना पैरेलल हो, बल्कि जो क्या है, इंक्लाइन पड़ी हुई है, कुछ इस तरह से सरफेस पड़ी हुई है, ठीक है, मतलब ना परपेंडिकुलर और ना ही जो क्या है, पैरेलल है, तब आपके पास फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। देखें हम ड्रॉ करते हैं इसको। ये बेटा इस तरह से आपके पास इंक्लाइंड सरफेस पड़ी हुई है। अब वेक्टर एरिया क्या होता है, वेक्टर एरिया इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होता है। वेक्टर एरिया कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी, ये देखें ना, अगर आपके पास ये सरफेस है, सरफेस ऐसे होती, वेक्टर एरिया ये होता है, सरफेस ऐसे होती, वेक्टर एरिया ये होता है, सरफेस इस तरह से पड़ी हुई है, इंक्लाइन पड़ी हुई, बेटा वेक्टर एरिया क्या होता है, वेक्टर एरिया इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो बेटा वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है ये बनेगी। बच्चों हम लोग करते क्या है, अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अच्छा उससे पहले देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, वेक्टर एरिया ये है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेक्टर एरिया ये है, दे आर इंक्लाइंड एट सम एंगल। किस एंगल के ऊपर है जी, लेट्स सपोज करें कितना एंगल है जी, वो थीटा एंगल है। ठीक है बेटा, यहां से हम लोगों ने किया क्या है, एक लाइन ड्रॉ की है, इस सरफेस से एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि बेटा अब देखिए ये हम लोगों ने ड्रॉ किया लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, इट मींस कि ये जो लाइन है ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और इस तरह से अगर मैं इस सरफेस एरिया को देखूं, ये सरफेस एरिया वेक्टर एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये सरफेस एरिया वेक्टर एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये सरफेस अब क्या है, वेक्टर एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बच्चों ये चीज याद रखना, जो एंगल दो लाइंस के इन बिटवीन में होता है वही एंगल उनके टेंजेंट्स के इन बिटवीन में होता है। जो एंगल दो लाइंस के इन बिटवीन में होता है वही एंगल उनके टेंजेंट्स के इन बिटवीन में होता है। अब देखिए कौन कौन सी, एक लाइन कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, दूसरी कौन सी है, वेक्टर एरिया की लाइन है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, थीटा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंट है वो क्या है, ये वाली लाइन, और वेक्टर एरिया का टेंजेंट क्या है, ये सरफेस है। इसका मतलब जो एंगल इनके दरमियान होगा वही एंगल इन दोनों के इन बिटवीन में होगा। ठीक है, तो ये बच्चों क्या एंगल होगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी जो क्या है, थीटा ही होगा। अब इसको बच्चों हम करते क्या है, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये हम लोगों ने यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है,
ये एक सरफेस है जिसका बच्चों एरिया कितना है, ए है। अगर बच्चों इस डायग्राम को अगर आप यहां से व्यू करें तो ये आपके पास वो क्या है, वर्टिकल है, ये आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और ये आपके पास जो सरफेस है वो क्या है, इंक्लाइंड है। ये बच्चों दोबारा मैं कहता हूं, ये आपके पास क्या है बेटा, आपके पास वर्टिकल है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है, और ये आपके पास वो क्या है, इंक्लाइंड सरफेस है। ठीक है, ये बच्चों आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट। ये बेटा आपके पास वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। मैं कोशिश करता हूं इसको लिखने की इस तरह से, HO हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट नहीं लिखा बेटा मैंने, लिख लीजिएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये आपके पास वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, अगर बेटा अब आपको ये पता है कि कंपोनेंट्स पे सॉल्व करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब वो क्या होता है, अगर ये A है तो ये क्या आएगा, A cos थीटा है, अगर ये बेटा G होता तो G cos थीटा आना था, अगर ये F होता तो F cos थीटा आना था। अब ये आपके पास अब क्या है, A है, तो इसका मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा A sin थीटा होगा। बेटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट A cos थीटा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो क्या है, A sin थीटा है। अब बच्चों अब आपको पता है फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब देखिए एरिया के तो दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक cos थीटा, एक है वर्टिकल कंपोनेंट A sin थीटा। अब हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, अगर बच्चों अगर आप देखें यहां पे तो बेटा एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक ये जो क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको क्रॉस कर रही हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्रॉस कर रही हैं या वर्टिकल को क्रॉस कर रही हैं, बेटा हॉरिजॉन्टल में से पास कर रही हैं। इट मींस कि हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे और वो क्या है, A cos थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा, EA cos थीटा। और अगर इसको रिवर्स में लिखें, जैसे A डॉट B किसके इक्वल होता है, AB cos थीटा, और AB cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, A डॉट B। इसी तरह से EA cos थीटा को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, E डॉट A लिखा जा सकता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और बच्चों अगर आपके पास सरफेस अब क्या है, इंक्लाइंड हो, ना ही फ्लक्स अब क्या है मैक्सिमम होता है और ना ही जब क्या है मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक था। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, थोड़ा सिंपल सा जो है आसान सा टॉपिक है। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको जो क्या है समझ आई है इसकी, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।